वापस से हम अपने एंटीकोगुलेंट टॉपिक के पास। एंटीकोगुलेंट्स का पार्ट 1 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज ये जो वीडियो है एंटीकोगुलेंट की, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम एंटीकोगुलेंट के टाइप्स, उसके मोड ऑफ एक्शन, यूजेस और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं, वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक। साथ ही साथ तुम लोगों को पता तो है ही, इसमें यूनिवर्सिटी के टाइप्स जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं सब तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाय राम, क्या लिखेंगे एग्जाम में, तो हाथ कांपने लगते हैं, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, एक एक चीज़ जो पढ़ाऊंगी ना उसको बस क्या होता है, तुम एक बार यहाँ पे लेक्चर ले लिया करो, उसके बाद नोट जब लिखा करो तो आंख बंद करके नहीं, उसको पढ़कर लिखा करो। तो एंटीकोगुलेंट्स को थोड़ा तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा याद रखना है और ये हर चीज़ में तुमसे पूछा। तो अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट के बारे में, जो कि है EDTA। EDTA एंटीकोगुलेंट ना हेमाटोलॉजी की जान है, ठीक। सारे टेस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट किस वाइल से परफॉर्म होते हैं, EDTA वाली वाइल से, ठीक। अब यहाँ तुम स्क्रीन पे देख सकते हो EDTA कैसा दिखता है, ठीक, देख लिया। तो यहाँ पे देखो EDTA, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इतना बड़ा नाम याद कैसे होगा, जब डेली यूज टू हो जाओगे तब तुम्हें ये नाम सारे इजी लगेंगे। हम लोगों में भी क्या लगता था, पहली बार पढ़ते थे ऐसा लगता था क्या है ये किस कलर का होता है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं वाइल्स होती है, ठीक है, वाइल्स तो सेम होती है, बट जो उसका कैप होता है वो कैप के कलर पे ही डिफर करता है, ठीक है। तो जिस कलर का कैप होगा उस कलर के उसके नाम दिए जाते हैं, ठीक। तो जिसकी कैप पर्पल या लेवेंडर कलर की होगी उससे हम क्या कहते हैं, EDTA वाली वाइल, ठीक है। अब इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे है। EDTA क्या है, ये मोस्ट पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है, मतलब ये कैल्शियम के साथ पावरफुली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, ठीक। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक। तो मोड ऑफ एक्शन इसका क्या दिखा रहा है, बाइंड विद कैल्शियम, मतलब EDTA वाली एंटीकोगुलेंट कैल्शियम से बाइंड हो जाती है। कैल्शियम कहाँ है, ब्लड में है, ब्लड में कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक। वहाँ से कैल्शियम चुरा लिया, अब हमें क्लॉट बनाना है, तो क्लॉट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम इज़ योर क्लॉटिंग फैक्टर, और जब वो बाइंड हो गया एंटीकोगुलेंट के साथ तो क्या फर्दर क्लॉट बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो वही इसका काम है। क्या काम है, मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है, बाइंड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है एंड प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, ये आपका EDTA एंटीकोगुलेंट है, ठीक। जब मैंने इसे ब्लड के साथ मिक्स किया तो ब्लड से इसने सारे कैल्शियम को चुरा लिए हैं, सारे कैल्शियम के साथ ये बाइंड हो गया। अब जब हम क्लॉट बनाना चाहेंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, और क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से ही क्या बनता है, क्लॉट बनता है। तो जब ये क्लॉटिंग फैक्टर EDTA के साथ कंबाइन बैठा है अलग, तो आगे क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, नो क्लॉट, ठीक, क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या रहेगा, फ्लूइड स्टेट में, मतलब जैसा लिक्विड स्टेट में था वैसे ही रहेगा। तो किया ना एंटीकोगुलेंट ने अपना काम, ब्लड को जमने नहीं दिया और कैसा रखा, फ्लूइड स्टेट में। तो यही इसका होता है मोड ऑफ एक्शन, ठीक। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो ये वाला जो एंटीकोगुलेंट होता है ये कितने टाइप्स का होता है, तो ये भी तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। देखो, ये होता है मेनली आपका K2 EDTA, ठीक, K2, K3 और डाइसोडियम EDTA। इतने टाइप्स के EDTA आपके अवेलेबल होते हैं, K2, K3 या डाइसोडियम EDTA, ठीक है। डाइपोटेशियम, ट्राइपोटेशियम, डाइसोडियम EDTA अवेलेबल होता है। अब आपकी लैब जो प्रेफर करे, ये यूज़ करे या ये यूज़ करे, ठीक है। फिर अब ये जो आपकी वाइल है, इसमें हम कितना ब्लड लेते हैं, तो इसमें हम 2 ml ब्लड लेते हैं। किस वाइल में, EDTA वाइल में, ठीक। सारी वाइल्स के वॉल्यूम अलग अलग हैं, तो इसमें EDTA वाली में हम कितना लेते हैं, 2 ml लेते हैं, ठीक। अगर 2 ml हम ब्लड लेते हैं
तो वही जो EDTA का कंसंट्रेशन है वो हम कितना लेते हैं, वो हम लेते हैं 1.5 mg पर ml ब्लड। ठीक है, EDTA का कंसंट्रेशन वाइल में कितना होना चाहिए, 1.5 mg पर ml ऑफ ब्लड। ये सब वॉल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतना एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक, इतना EDTA एंटीकोगुलेंट होता है और हमें ब्लड कितना लेना होता है, 2 ml ब्लड लेना होता है। ठीक है, तब दोनों का रेशियो मैच करता है। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है, इस वाइल का क्या क्या यूजेस है। इस वाइल को मेनली हम हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ करते हैं। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट मेनली आपके जैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ESR टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, RBC काउंट, WBC में क्या, जैसे TLC, DLC, ब्लड ग्रुपिंग में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारे टेस्ट जो होल ब्लड से करते हैं, मतलब जिसमें ना हमें सीरम की ज़रूरत होती है ना प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, होल ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड, होल ब्लड जिसमें जिस टेस्ट में नीड होती है वो टेस्ट हम किससे करते हैं, EDTA वाइल से। ठीक, अब इसका कुछ ना डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम ज़्यादा देर तक EDTA में अपना सैंपल हम रखेंगे या हम ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे तो जो हमारे सेल्स होते हैं जैसे कि RBC, WBC, वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, श्रिंक होने लगेंगे। साथ ही साथ ये प्लेटलेट्स को भी क्लम्प करेगा, प्लेटलेट्स को क्लम्प करेगा, ऐसे 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 आपस में ऐसे क्लम्पिंग कर देगा। ठीक है, सो दिस इज योर अनदर एंटीकोगुलेंट वाइल और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप की यूज़ करते हैं, उसका अगर हम बात करें तो उसका पूरा नाम होता है ट्राई सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कौन सी वाली वाइल यूज़ करते हैं हम, ट्राई सोडियम साइट्रेट टाइप की। ठीक, और इसके हम कलर की बात करें तो इसके कैप का कलर कैसा होता है, इसके कैप का कलर होता है स्काई ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, जिससे मैंने लिखा है ये ऐसा डार्क है, ये डार्क नहीं होता है, कैसा होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है या स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जब भी आप एंटीकोगुलेंट्स के बारे में लिखते हैं तो इतने ही पॉइंट्स आपको लिखना मस्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी कथा नहीं लिखनी होती है, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन, ये भी कैसे एक्ट करता है, बाय बाइंडिंग कैल्शियम। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, बाइंड with calcium and prevent clot formation। ठीक है, ठीक, ये भी वैसे ही काम करता है। ये कितने कंसंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं 3.2% के कंसंट्रेशन में। आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है। ठीक, फिर अगर हम बात करें कि एक एंटीकोगुलेंट वाइल में, ये एंटीकोगुलेंट वाइल है, इसमें कितना रेशियो ब्लड का होता है और कितना रेशियो एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक, तो वो अब हम बात करेंगे रेशियो के हिसाब से, कितना रेशियो हमें एंटीकोगुलेंट लेना चाहिए और कितना रेशियो हमें ब्लड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एंटीकोगुलेंट 1 लेना चाहिए और ब्लड 9 लेना चाहिए। ठीक, 1 पार्ट आपको एंटीकोगुलेंट लेना है, ठीक, और 9 पार्ट जो होता है वो आपका ब्लड होता है। ठीक, 1:9 का रेशियो एक एंटीकोगुलेंट वाइल में मेंटेन होता है, कौन सी वाली, साइट्रेट वाली में। ठीक है, ठीक, अब इसमें कितना वॉल्यूम हम ब्लड लेते हैं, तो इसमें हम 1.8 ml ब्लड लेते हैं। EDTA में कितना लेते थे, 2, और इसमें 1.8। अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो एंटीकोगुलेंट वाइल होती है, उसमें एक मार्किंग दी होती है। ठीक है, हर एंटीकोगुलेंट वाइल में मार्किंग दी होती है। मार्किंग का मतलब ये होता है कि यहीं तक ही आपको ब्लड लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, यूजेस। इस वाली वाइल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली जो आपके कोगुलेशन के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका PT, PC, INR, ठीक है,
ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम किससे परफॉर्म करते हैं, आपके सोडियम साइट्रेट वाली वॉयल से। और भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हैं जैसे ESR, ठीक है, ये भी हम किससे करते हैं, सोडियम साइट्रेट से। ठीक, अब तो ये यूजेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो ये वाली वाइल जो आपकी RBC होती है, ठीक है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब उसका शेप साइज, ठीक है, उसको प्रिजर्व नहीं करती, मॉर्फोलॉजी नॉट प्रिजर्व। ठीक, उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व नहीं करती। ठीक, और हम जैसे कि जो भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, PCV, MCV, RBC काउंट, WBC काउंट, ये सब हम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ कोगुलेशन टेस्ट के लिए, और इसमें जो भी RBC के मॉर्फोलॉजी मतलब साइज शेप ये सब मेंटेन नहीं रहता है, प्रिजर्व नहीं करता है। ठीक, अगर ये प्रिजर्व नहीं करेंगे तो जितने भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है वो ये वाली वाइल नहीं परफॉर्म कर पाएगी, उनके लिए सुइटेबल नहीं है। ये एक और आपकी एंटीकोगुलेंट वाइल जो कि ये सोडियम साइट्रेट का भाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। आप सोचेंगे सोडियम सोडियम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग है, सोडियम फ्लोराइड। अब इसके कलर की हम बात करें तो ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका ग्रे कलर का। ठीक, ग्रे कलर का होता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे काम करता है, सोडियम साइट्रेट की तरह बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये कैसे काम करता है, देखो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को एक बात और बता दूं। जब भी आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज इनटेक करते हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोलिसिस एक साइकिल ले जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी आप ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि हमें ATP चाहिए होता है। ठीक है, ATP क्या होता है, एक तरह की आपकी एनर्जी होती है। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये एक साइकिल के फॉर्म में होती है। ठीक, अब साइकिल के फॉर्म में होती है तो एक एक एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है अलग अलग। ठीक, ये बायोकेमिस्ट्री का है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, ATP बनाता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक, एंजाइम्स। ठीक, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है उसको इनहिबिट करता है, मतलब मना करता है, तुम ग्लाइकोलिसिस मत करो, मतलब तुम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन मत करो, ग्लूकोज से ग्लूकोज के ही फॉर्म में रहने दो। ठीक, ये सोडियम फ्लोराइड करता है। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, और कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, इनहिबिट एक एंजाइम होता है, ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एनोलेज एंजाइम। ठीक, इनहिबिट एनोलेज एंजाइम। ठीक, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं, जो इसकी पूरी साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ठीक, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ये रोकता है, साथ ही साथ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा वाला, मेनली इनोलेज, उसको भी ये इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक, अब ये कितने कंसंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं 2 mg/ml ऑफ ब्लड। ठीक, ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम ब्लड कितना लेते हैं, ब्लड का वॉल्यूम, तो ब्लड का वॉल्यूम हम लेते हैं 2 ml। ठीक, 2 ml ब्लड लेते हैं। अब किस लिए इसे यूज़ किया जाता है, इसका जो आप लोगों में कईयों लोग होंगे डायबिटिक पेशेंट होंगे, अपना शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जो वॉयल यूज़ करते हैं वो ग्रे कलर की वॉयल यूज़ करते हैं। तो किस लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज टेस्ट में जैसे कि कौन कौन सा, फास्टिंग, PP, रैंडम, ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट के लिए हम कौन सी वाइल यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड। तो अब देखो हमें ग्लूकोज के लेवल को टेस्ट करना है ना, सोचो अगर हम इसको सोडियम फ्लोराइड वाइल में नहीं रखेंगे तो सारा का सारा ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो क्या हम ग्लूकोज का लेवल जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम ये
टेस्ट करने के लिए कौन सी वाइल यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, जो कि ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करती है, मतलब जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से मना करती है। कहती है ग्लूकोज तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम ब्रेक डाउन मत हो, अगर तुम ब्रेक डाउन हो जाओगे तो हम तुम्हारे लेवल को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम फ्लोराइड क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में रहने देती है और ब्रेक डाउन नहीं करती, ठीक है। इतना है, ठीक। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड होती है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज टेस्ट के लिए, ठीक। ग्लूकोज टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड होती है। तो ये वाला तुम अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट वाइल है आपकी हेपेरिन। हेपेरिन देखो कितने टाइप्स में अवेलेबल होता है, एक होता है आपका सोडियम हेपेरिन, एक होता है आपका लिथियम हेपेरिन। ये दो टाइप्स की हेपेरिन वाइल्स अवेलेबल होती हैं, ठीक, सोडियम एंड लिथियम हेपेरिन, ठीक। कलर की हम बात करें तो ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक, ग्रीन कलर की ये वाइल होती है, ठीक। अब इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट नहीं है। ये देखो कैसे काम करता है, ये आपके ब्लड में एंटी थ्रोम्बिन होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। एंटी थ्रोम्बिन को ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक। एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन है तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये जो थ्रोम्बिन होता है उसको क्या करे देगा, इनएक्टिवेट, ठीक। अब जब थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हो गया है तो आगे की जो प्रोसेस है, मतलब फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना, वो नहीं हो पाएगी। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का बनना वो नहीं हो पाएगा, और फाइब्रिन ही क्या बनाता है, क्लॉट बनाता है, फाइब्रिन क्लॉट, ठीक। तो यहाँ पर देखो हेपेरिन ने क्या किया, यहाँ पे हेपेरिन भाई साहब हैं, इनको जब आपके ब्लड से मिक्स किया गया तो आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंटी थ्रोम्बिन, ठीक। उसको ये कहेगा तुरंत तुम एक्टिवेट हो जाओ, आगे इसके एंटी लगा है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है थ्रोम्बिन के अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो इसने थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक तो एंटी थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा है, ए फॉर एक्टिवेट, ए फॉर एंटी थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा है। एंटी थ्रोम्बिन जैसे एक्टिवेट हो रहा है ये अपने आगे के थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बिन अगर इनएक्टिवेट हो गया है तो थ्रोम्बिन आगे की जो प्रोसेस होता है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर फाइब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट भी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इसको हम बात करें कि कितने कंसंट्रेशन में इसे यूज़ किया जाता है, तो एक देखो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये, और ये ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो हम ड्राई फॉर्म की बात करें तो 0.1 टू लेके 0.2 mg पर ml ऑफ ब्लड हम यूज़ करते हैं, ठीक। लिक्विड फॉर्म में अगर हम बात करें तो 15 से लेकर के 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन है। हम इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेते हैं, तो इसमें हम ब्लड लेते हैं आपका लगभग 3 ml ब्लड, कितना, 3 ml ब्लड हम इसमें लेते हैं, ठीक। अब इस वाइल का क्या यूज़ है, इसमें हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग होती है, वो हम इस वाइल के थ्रू करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग, ठीक। और एक टेस्ट होता है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक। वो भी टेस्ट हम किससे परफॉर्म करते हैं, हेपेरिन वाली वाइल से। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि ये वाइल आपकी एक्सपेंसिव होती है, ठीक, एक्सपेंसिव होती है। साथ ही साथ अगर हमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या DLC काउंट ये सब करना है तो इसके लिए सुइटेबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स किसके होते हैं, हेपेरिन के होते हैं। हेपेरिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, ये क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। ये रही आपकी नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट वाइल जिसका नाम है प्लेन ट्यूब।
प्लेन ट्यूब या प्लेन वाइल, इसी की तरह एक और वाइल होती है जिसे हम कहते हैं SST। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम प्लेन की बात कर लेते हैं। प्लेन वाइल जो होती है, अगर हम उसके कलर की बात करें तो ये होती है आपकी रेड कलर की। किस कलर की होती है? रेड कलर की। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट ही नहीं होता, नो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट, ठीक, नो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट, इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। और अगर इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो अगर हम इस वाइल में ब्लड लेंगे तो ब्लड हमारा कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, ठीक। क्लॉट होने के बाद जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे हमारे ब्लड सेल्स बैठ जाएंगी और ऊपर की तरफ हमारा क्या रह जाएगा? सीरम, ठीक। तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? सीरम मिलेगा। और जो भी टेस्ट सीरम से लगाए जाते हैं वो फिर हम सीरम से टेस्ट लगाएंगे, ठीक। तो ये होता है प्लेन वाइल में, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। तब हम बात करें इसके यूजेस की तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी टेस्ट सीरम से लगाए जाते हैं हम उसके लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गई, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ठीक। जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए वो हो गए, ठीक। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि तुम्हारा HIV, HBsAg, ठीक है, और SCV, जितने भी ये तुम्हारे, और विडाल टेस्ट भी हो गया, ठीक, टाइफाइड भी हो गया। जो भी टेस्ट तुम्हारे सीरम से लगाए जाते हैं वो सारे टेस्ट हम किससे करेंगे? अब प्लेन वाइल से करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें सीरम मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को और बता दूं कि जब तुम बाकी वाइल्स को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो तुम्हें सीरम नहीं मिलेगा, तुम्हें तब मिलेगा प्लाज्मा। ये हमेशा याद रखना। अदर वाइल्स को जब तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है उसमें तुम्हें मिलेगा प्लाज्मा। सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाइल और SST वाइल में तुम्हें क्या मिलता है? सीरम मिलता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या मिलेगा? सीरम। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने SST ट्यूब के पास। ये अब आजकल ज़्यादा यूज़ होने लगी है, इसका कुछ ज़्यादा खास बात है क्या? पहले तो इसके नाम का मतलब समझ लो। SST का मतलब होता है सीरम सेपरेटर, सीरम सेपरेटर ट्यूब, SST। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, इसमें भी कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। ये भी किस लिए यूज़ होता है? जो यूज़ हम प्लेन का करते हैं वही यूज़ हम इसका भी करते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात एक है कि इसमें जेल प्रेजेंट होता है, ठीक। जब भी हम ब्लड लेते हैं तो यहाँ बीच में एक जेल प्रेजेंट होता है, ठीक। पहले नीचे की तरफ वो जेल प्रेजेंट होता है, जेल प्रेजेंट होता है। तुमने यहाँ पे क्या किया? ब्लड ले लिया वाइल में, ठीक। जब ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक, तुमने उसे क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद तुम देखोगे तुम्हारे ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, बीच में तुम्हारा अब क्या आ जाएगा? जेल आ जाएगा, ठीक। कौन सा जेल? वही जेल जो तुम्हारे SST ट्यूब में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक। बीच में जेल आ गया और ऊपर क्या आ जाता है तुम्हारा आ जाता है सीरम, ठीक। तो कल को जब तुम वाइल सेंट्रीफ्यूज करके आ रहे हो, गिर गई वाइल, तो तुम्हारा सीरम और ब्लड सेल मिक्स नहीं होंगे, ठीक। क्यों नहीं मिक्स होंगे? क्योंकि बीच में एक सेपरेटर है, ठीक। एक सेपरेटर है, क्या है? जेल है। वो तुम्हारे सीरम और ब्लड सेल को मिक्स नहीं होने देगा। ऐसे ऐसे भी ला रहे हो, गिर गया, हिल गया, इसलिए इसको यूज़ करते हैं एक टेस्ट यहाँ से वहाँ ले जाने में। अगर तुम्हारा सैंपल गिर गया तो सीरम क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, इस वाली में मिक्स हो जाता है, बट इस वाली ट्यूब में मिक्स नहीं होते। तुम्हारा सीरम अगर अलग है तो अलग ही रहेगा, ठीक। और इसके लिए कौन मदद करता है? एक जेल मदद करता है। ये मेनली कहा जाता है कि सिलिका जेल होता है, ठीक है। तो ये खास बात होती है किसमें? सीरम सेपरेटर ट्यूब में। और ये जो होती है ये तुम्हारी किस कलर की होती है? येलो कलर की, येलो, ठीक
ठीक, ये समझ लो तुम प्लेन का भाई है। ठीक, एक वाइल तुम लोग और जान लो जो कि अब तो आउटडेटेड है, अब हम उसे यूज़ नहीं करते, बट अगर तुम्हें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो तुम इससे लिखोगे। ठीक है, तो इस वाइल का नाम है डबल ऑक्जिलेट। ठीक, डबल ऑक्जिलेट की अगर हम बात करें तो ये डार्क ग्रे कलर की होती है, डार्क ग्रे कह लो या ब्लैकिश कलर की होती है। ठीक, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वैसे ही होता है, ये क्या करता है, बाइंड विद कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और इसका हम कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं 2 mg/ml ऑफ ब्लड। ठीक, अब यहाँ पे तुम सोचोगे डबल ऑक्जिलेट इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ना 2 ऑक्जिलेट होते हैं, मतलब 2 चीज़ें एक साथ कंबाइन होते हैं। एक होता है आपका पोटेशियम ऑक्जिलेट, डबल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ठीक, एक है आपका पोटेशियम ऑक्जिलेट और दूसरा है आपका अमोनियम ऑक्जिलेट, अमोनियम ऑक्जिलेट। ठीक, ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके डबल ऑक्जिलेट में, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके डबल ऑक्जिलेट। ठीक, अब ये ना एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो आपका अमोनियम होता है, अमोनियम ऑक्जिलेट, इसका रेशियो होता है 3, ये 3 रेशियो में होता है और ये होता है आपका 2 रेशियो में। ठीक, आप इनका काम भी जान लो। ये जो पोटेशियम ऑक्जिलेट होता है, जो आपकी आरबीसी होती है उसको श्रिंक करने का काम करता है, मतलब सिकोड़ता है। ये आपकी नॉर्मल साइज़ की आरबीसी होती है, उसको श्रिंक कराने का काम करता है, सिकोड़ता है। ठीक, वही अमोनियम ऑक्जिलेट होता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा है तो इसका काम भी अच्छा होगा, क्या, ये आरबीसी को स्वेल कराता है, फुला देता है, स्वेलिंग करा देता है। ठीक, तब एक श्रिंक करा रहा है, एक स्वेल करा रहा है, दोनों अपना काम कर रहे हैं, तो आरबीसी का साइज एज इट इज़ नॉर्मल रहेगा। ठीक, एक श्रिंक करा रही है और एक फुला रही है, तो आरबीसी का साइज कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इसी प्रपोर्शन में अगर हम जब यूज़ करेंगे तो ऑक्जिलेट में आपकी आरबीसी का शेप एंड साइज कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। एक फुला रहा है, एक श्रिंक करा रहा है, तो दोनों अपना काम कर रहे हैं और दोनों न्यूट्रल कर दे रहे हैं फिर आरबीसी को। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ठीक, तो इतना आप लोगों ने जान लिया। ठीक, कितना कितना रेशियो यूज़ करता है, ए अमोनिया ज़्यादा, कितना 3, और पोटेशियम कम, कितना 2, तो 3:2 रेशियो में हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम यूजेस की अगर हम बात करें तो हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए मेनली यूज़ करते हैं, जैसे कि ESR टेस्ट, PCB टेस्ट, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं इतना यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी आरबीसी, ठीक है, सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको बहुत अच्छे से ये प्रिजर्व नहीं कर सकती। सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे कि शेप, साइज़, ये अभी तक तो हमने पढ़ाया कि मेंटेन करती है, बट अगर हमें लंबे समय के लिए करना है, अगर स्टडी करना है, तो उसके लिए ये अच्छी नहीं साबित होती है। तो इसलिए सेल की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर सकती। इनफैक्ट तुरंत के लिए अगर तुम्हें यूज़ करना है तो ठीक है, वरना ESR और PCB के लिए ही सही थी, आगे इतना नहीं। ठीक, तो बस आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको शेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करो, नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को तुम्हें बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है, बस तुम्हें वाइल के नाम लिखने होते हैं, डायग्राम बना दो। ठीक है, कलरफुल, कलर कैसा, जिस कलर का कैप है उस कलर का तुम बस कैप का कलर बना दो। ठीक, नीचे वाइल बन जाएगी, तुम देख सकते हो भी। ठीक है, और तुम्हें पॉइंट लिखना है, पॉइंट के सामने बस जैसे मैंने तुम्हें लिखा है, नोट्स देखोगे तो पता चल जाए, वैसे उतना लिखना है, कुछ भर भर के कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर टेस्ट के नाम और भी तुम ऐड करना चाहते हो तो तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।